नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की और बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। बार बार एक सवाल पूछा जाता है कि क्या विशेषकर कांग्रेस पार्टी के समर्थकों के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी विपक्षी भी कहते हैं कि राहुल कैन नेवर बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के समर्थक कहते हैं कि नहीं, राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बनेंगे ही बनेंगे, और नहीं बन पाते राहुल गांधी तो उसके पीछे वोट चोरी होता है, भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का दुरुपयोग करती है। ऐसे आरोप प्रायः लगते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है मित्रों कि जो पार्टी चुनाव हारती है वो ऐसे आरोप लगाया करती है, प्रायः अधिकतर जगह। अपवाद को छोड़ दीजिए आप, एक्सेप्शन अलग होता है, लेकिन जनरली 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी, लालकृष्ण आडवाणी पीएम इन वेटिंग ही रह गए थे, तो लालकृष्ण आडवाणी ने भी कहा था कि ईवीएम बेईमान है, और उस पर तो पीवी नरसिम्हा राव जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, उन्होंने लंबी किताब तक लिख डाली थी उस पर। ठीक है, तो ये एक अलग विषय है जिस पर कभी और दिन चर्चा करेंगे कि क्या ईवीएम के द्वारा बेईमानी संभव है। क्या भारत जैसे इतने विशाल देश में, जहां पर कि कई राज्यों में अन्य दलों की सरकारें हैं, वहां राज्य सरकार के कर्मचारी, चूंकि याद रखिएगा इलेक्शन ड्यूटी में अधिकतर राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, तो क्या इलेक्शन राज्य सरकार के कर्मचारियों का दुरुपयोग तब उस स्थिति में जब राज्यों में सरकार किसी दूसरे पार्टी की हो, कोई केंद्र में बैठी पार्टी कर सकती है? नहीं। अगर कर सकती है तो फिर कांग्रेस 2014 में सत्ता से बाहर नहीं जाती। ये इतिहास गवाह है मित्रों कि ऐसा कांग्रेस कोई दूध की धूली तो है नहीं। चुनाव जीतने के लिए, कुर्सी बचाए रखने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था देश में। तो इसीलिए अगर संभव होता तो मेरा यह मानना है कि हर पार्टी चूकती नहीं वो करने से जो वो कर सकती थी। खैर, अब उससे आगे बढ़ते हैं। सवाल फिर से मैं वही पूछता हूं कि क्या राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मित्रों, इसके जवाब ढूंढने से पहले मैं एक और उदाहरण दूं आपको। वर्तमान में अभी इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया, ठीक है, फरवरी में ये सर्वे के आंकड़े हैं, 11 फरवरी के अंक में निकल कर आया है, जिसमें एनडीए को 352 सीटें मिलती हुई दिख रही है और केवल बीजेपी को 287, मतलब बीजेपी को खुद अपने बलबूते पर बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है फरवरी 2026 में। वर्तमान स्थिति में आप याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितना मिला था? 240, 240 मात्र। मतलब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी पहली बार कितनी सीटों पर सिमट गई थी? पहली बार बहुमत नहीं मिला था। अदरवाइज पहली बार 2014 में 282, 2019 में 303 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते सरकार बनाई थी। इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है। तो यह हुआ क्यों? यह हुआ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जब कहा अब की बार 400 पार, तो विपक्ष ने कहा कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि ये भारत का संविधान बदलेंगे। और इस मुद्दे पर उन राज्यों में एनडीए का प्रदर्शन खराब रहा जहां दलितों की बड़ी आबादी है, जहां दलित राजनीति बहुत मजबूत है। जैसे कहां दलित राजनीति मजबूत है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। आप इतिहास देखिए, जहां दलित राजनीति सबसे सर्वाधिक मजबूत है वहां एनडीए को नुकसान हुआ, भारतीय जनता पार्टी को सीधा नुकसान हुआ। सच है। और माना यह जाता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जॉर्ज सोरोस फैक्टर भी बहुत बड़ा काम कर रहा था, क्योंकि उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जॉर्ज सोरोस का मामला खत्म हो गया। इसीलिए उसके बाद से भारत के चुनाव को जॉर्ज सोरोस प्रभावित नहीं कर पा रहा है। एक यह भी आंकड़े बता रहे हैं। दूसरा जो कारण है क्यों राहुल गांधी कब बन सकते हैं भारत का प्रधानमंत्री, तो एक शर्त है मित्रों, केवल एक काम कर दे राहुल गांधी, वो काम जो काम एके एंटनी ने कहा था, जिस काम की तरफ एके एंटनी ने इशारा किया था। कब? 2014 में। 2014 कांग्रेस के इतिहास में 52 से लेकर 2024 तक के चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन अगर कहीं रहा 1952 से 2024 तक के लोकसभा चुनाव में, तो वो चुनाव था 2014 का, जब कांग्रेस पार्टी मात्र 44 सीटों पर सिमट गई थी।
उसके बाद सोनिया गांधी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, ए के एंटनी कमेटी। उसके रिपोर्ट पड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चैम्बर में। कांग्रेस को उस रिपोर्ट पे कार्रवाई करनी चाहिए मित्रों। क्यों? इसलिए कि उस रिपोर्ट में स्पष्ट ए के एंटनी ने कहा था कि कांग्रेस की छवि मुस्लिम परस्त और हिंदू विरोधी की बन गई है। इतना ही नहीं, इस बात को अगर हम केवल ए के एंटनी का एक दिमागी फितूर भी मान लें, हो सकता है कि ए के एंटनी का गलत कैलकुलेशन था, ए के एंटनी ने गलत मतलब शब्द का इस्तेमाल किया, मान लीजिए हो सकता है कि उनके दिमाग में उन दिनों कुछ बातें चल रही हो जिस कारण से वो उतने प्रभावित हो गए हो। तो विगत दिनों आपने सुना होगा रेवंत रेड्डी का बयान, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। क्या कहा था रेवंत रेड्डी ने कि कांग्रेस इज मुस्लिम, मुस्लिम इज कांग्रेस। आप मुझे रेवंतुद्दीन भी कहेंगे तो मुझे खुशी होगी। ठीक है। अब साथ ही तेलंगाना सरकार का ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाने का बिल जो है वो राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है। क्यों? इसलिए कि रेवंत रेड्डी ने उस बिल में मुसलमानों को अलग से आरक्षण देने की व्यवस्था की है, जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है और इसीलिए राष्ट्रपति ने अब तक रोक कर रखा है उसको। तो अब आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद हर चुनाव दर चुनाव यह आरोप लगता है कि ईवीएम बेईमान है, ईवीएम बेईमान है। मित्रों, ईवीएम तो बेईमान है या क्या है? नहीं है। टीवी बेईमान नहीं है ना, टेलीविजन बेईमान नहीं है। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, टेलीविजन बेईमान नहीं है मतलब कैसे होता है। भारत के हर घर में अब टेलीविजन है, मालूम है आपको? लगभग 23 करोड़ घर में भारत में टेलीविजन सेट है और हर 23 करोड़ घर में लोग बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? आप बताइए। 23 करोड़ घरों में ये बातें देखी जा रही है कि नहीं देखी जा रही है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। शेख हसीना के देश निकालने के बाद वहां जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ क्या क्या हो रहा है, ये पूरे देश की जनता देख रही है कि नहीं देख रही है हिंदुस्तान में? क्या इसका असर नहीं पड़ता है? क्या इस बात का असर नहीं पड़ता है कि इन घटनाओं के होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सलमान खुर्शीद कहते हैं कि यह भारत में भी दोहराया जा सकता है? आप अनुमान लगाइए कि यह भारत में भी दोहराया जा सकता है। यह बात कौन बोलता है? कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद। अब आप अनुमान लगाइए कि इसका असर क्या पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी को, जिसे 2014 से पहले 20% वोट की पार्टी माना जाता था, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे मित्रों, तब भी भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते पर मैक्सिमम 183 सीट्स ही मिले थे। लेकिन उसके बाद से क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर बहुमत पा जा रही है। आप अनुमान लगाइए। 1984 के बाद 2014 का वह चुनाव था मित्रों जब किसी एक पार्टी को पूरा बहुमत मिला था। और आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी को जो बहुमत मिला था 2014 में, उसमें सबसे बड़ी भूमिका किस चीज की थी? गुजरात के विकास की थी क्या? डॉलर के दाम की थी क्या? नहीं था। 2 करोड़ रोजगार की बात थी? नहीं था। क्या बात था? कौन कौन से मामले थे ऐसे जिन कारण से नरेंद्र मोदी को 282 सीटें 2014 में मिला था, कांग्रेस को 44 और बीजेपी को 282? कौन से कारण थे? सबसे बड़ा कारण कौन सा रहा होगा ये बताइए। सबसे बड़ा कारण था तुष्टीकरण का। सबसे बड़ा कारण था। आप केवल एक नोट सीट बना लीजिए आपकी 2004 से लेकर 2014 के बीच में, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे वो राइट्स के मामले में हो, कांग्रेस की सरकार ने, या फिर केवल कांग्रेस नहीं बल्कि अन्य राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारों ने भी कौन कौन से काम किए। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगा के दौरान अखिलेश यादव की सरकार ने कौन कौन से काम किए। उस दौरान पश्चिम बंगाल में पहले 2011 से पहले सीपीएम की सरकारों ने कौन से काम किए। उस सीपीएम के बाद ममता बनर्जी की जब सरकार बनी 2011 में, तो ममता बनर्जी ने कौन कौन से काम किए, किस समाज के किस वर्ग के लिए कौन कौन से काम किए, इन सब किस तरह होड़ मची थी। महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान की सरकार हो,
आंध्र प्रदेश में सरकार हो, तेलंगाना की सरकार हो, कर्नाटक की सरकार हो, तमिलनाडु केरल की सरकार हो, किस प्रकार से मुसलमानों को आरक्षण देने की होड़ मची हुई थी। कोई पार्टी, कोई दल, कोई राज्य 4% तो कोई दूसरा 5% तो कोई 10% तक आरक्षण देने की बात कर रहा था। आप सूची बनाइए, आप 2004 से 14 के दौरान कौन कौन से प्रयास किए गए तुष्टीकरण के, कौन कौन से एक्ट जोड़े गए वक्फ बोर्ड एक्ट के अंदर 2013 में, आप उसकी सूची बनाइए। जहां जहां दंगे हुए वहां वहां राज्य सरकारों की भूमिका क्या रही। 2004 से लेकर 2014 के दौरान देश के अंदर सीरियल ब्लास्ट कितने जगहों पे हुआ, और उन सीरियल ब्लास्ट में चाहे वो मुंबई का हमला हो, चाहे वो वाराणसी का हमला हो, चाहे वो दिल्ली के सरोजनी नगर का मामला हो, कहीं का भी मामला हो मित्रों, चाहे बनारस में संकट मोचन मंदिर का मामला हो, चाहे अयोध्या में सिविल कोर्ट का मामला हो, चाहे राम जन्मभूमि परिसर में आत्मघाती हमले का मामला हो, आप उसकी सूची बनाइए और देखिए कि उसमें सरकारों ने क्या काम किया था। आजमगढ़ मॉड्यूल, मोहन चंद्र शर्मा, माने जो भी इनकाउंटर्स हुए, और उसके बाद आजमगढ़ मॉड्यूल में कई लोग पकड़े गए थे मित्रों, और उन पकड़े गए लोगों पर जिस प्रकार से मुकदमे हटाने का फैसला अखिलेश यादव की सरकार ने किया था, जिस प्रकार से दंगा प्रभावित लोगों के बीच विभेद, दोहरा व्यवहार, हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग करने का प्रयास अखिलेश यादव ने किया था, जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने उन्हीं दिनों मस्जिद के इमामों के लिए भत्ता देने की व्यवस्था की थी। आप इन सब की सूची बना लीजिए। आप जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तान की सेना बैट भारत बीएसएफ के जवानों के सर काट के ले जाती थी, उन दिनों को याद कीजिए। एक साल के अंदर कितने बार सीज फायर वायलेशन होता था भारत पाकिस्तान के सीमा पर, उसकी सूची बनाइए। चाहे दिल्ली का सीरियल ब्लास्ट हो, चाहे मुंबई पर हमला हो, उस दौरान भारत के गृह मंत्री चाहे सुशील कुमार शिंदे रहे हो, चाहे वो शिवराज पाटिल रहे हो, उनकी क्या भूमिका थी। पी चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे तो पी चिदम्बरम की क्या भूमिका थी। भगवा आतंकवाद के नाम पर कौन से ड्रामे किए गए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ कौन सा व्यवहार किया गया, कर्नल पुरोहित के साथ कैसा व्यवहार हुआ, मालेगांव ब्लास्ट में केस में कैसे सेना के अधिकारियों को फंसाने का प्रयास किया गया, इन सब की सूची बना लीजिए और तब कांग्रेस की भूमिका का आप विश्लेषण कीजिए। ये सब कारण थे जिस कारण से देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को चुना था। इसलिए चुना था कि 2002 में जो दंगा हुआ था गुजरात में, उसके बाद गुजरात दंगा मुक्त हो गया। तो इस देश की जनता चाहती थी 2014 में कि देश सीरियल ब्लास्ट मुक्त हो जाए, देश आत्मघाती हमला मुक्त हो जाए, इसलिए नरेंद्र मोदी को वोट दिया था। सच है या गलत है बताइएगा। कई क्षेत्र ऐसे हैं बिहार के, उत्तर प्रदेश के, पश्चिम बंगाल के, जहां पर कि हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। इसलिए पलायन करना पड़ा कि राज्य सरकारें एक वर्ग विशेष के पक्ष में व्यवहार कर रही थी। सच है या गलत है। इन्हीं दिनों पीएफआई, सीना तान कर पीएफआई, सिमी के बदले सिमी पर बैन लगा, पीएफआई बनी और अपनी गतिविधि सीना तान के चलाती थी। उन्हीं दिनों यासीन मलिक मनमोहन सिंह से मिला करते थे प्रधानमंत्री आवास में। गिलानी की मुलाकात प्रधानमंत्री से हुआ करती थी, भारत के प्रधानमंत्री से नहीं। नवाज शरीफ ने भारत के प्रधानमंत्री के बारे में क्या कह दिया था, और मनमोहन सिंह ने क्या कह दिया था बलूचिस्तान के मामले में। याद कीजिए वो दिन। भारत की जनता नाराज थी। उस नाराजगी का परिणाम था 2014 का परिणाम।
44 और 282। तो जब तक एके एंटनी कमेटी की रिपोर्ट पर कांग्रेस कार्रवाई नहीं करेगी, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, हमारा मकसद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में नैरेटिव चलाना नहीं है, केवल तथ्यों के आधार पर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप कितने सहमत हैं आप कमेंट करके बताइएगा। आपको पूरा अधिकार है मुझसे असहमत होने का, विभिन्न विचार रखने का, लेकिन वो तथ्य सहित होना चाहिए, तथ्यपूर्ण होना चाहिए, नैरेटिव बिल्डिंग नहीं होना चाहिए। मैंने जितने भी तथ्य आपके सामने रखे हैं, जितने भी आंकड़े रखे हैं, अगर वो आंकड़े गलत हो तो आप बताइए। और यही एक काम कांग्रेस पार्टी केवल करे तो मेरा मानना है मित्रों कि कांग्रेस को देश की आवश्यकता है, देश को आवश्यकता है एक और मजबूत राष्ट्रीय राजनीतिक दल की। जितनी मजबूत भाजपा हो उतनी ही मजबूत कांग्रेस रहे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस मजबूत हो जाए तो भाजपा कमजोर हो जाए, तो फिर तराजू का पलड़ा एक तरफ झुक जाएगा। इस भारत का दुर्भाग्य रहा है मित्रों कि जब तक कांग्रेस मजबूत थी तो दूसरा कोई राजनीतिक दल कांग्रेस की बराबरी का नहीं था, और जब बीजेपी मजबूत हुई तो फिर दूसरा कोई राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की बराबरी का नहीं है। यह देश का दुर्भाग्य है। देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए देश में दो राष्ट्रीय राजनीतिक दल बराबर की ताकत वाले होने चाहिए। आज मैं बता रहा हूं, आज एके एंटनी कमेटी की रिपोर्ट पर एक्शन ले केवल राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, नोट करके रखिए। भारत की जनता अगर इन चीजों पर, इन मुद्दों पर भारत की आवाज एक होनी चाहिए। असली जो सेकुलरिज्म है, असली सेकुलरिज्म कि राज्य को किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय, धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है कि कोई मंदिर जाएगा या कोई मस्जिद जाएगा। राज्य को स्टेट डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद दैट। लेकिन अगर आप कहेंगे कि किसी एक समुदाय को आप धर्म के आधार पर उसके 100 खून माफ करेंगे, तो शायद अब भारत की जनता आंख खुल चुका है, क्योंकि पूरी दुनिया को देख रहा है ना, पूरी दुनिया को देख रहा है। आप याद कीजिए ना 1979 में जब सोवियत संघ जब से आई अफगानिस्तान में, और उसके बाद जिस प्रकार से अमेरिका ने इस्लामिक टेररिज्म को प्रमोट किया, उसके बाद जो दुनिया बदली है, उस बदलती हुई दुनिया में भारत को सुरक्षित रखने के लिए भारत को वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठना होगा। भारत को वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठना होगा। और एक और बात समझना होगा आपको मित्रों कि कभी भी वोट बैंक की राजनीति देश के हित में हो ही नहीं सकता, और बहुसंख्यों की उपेक्षा संभव नहीं होगा, कभी नहीं संभव होगा। संभव था तब तक जब तक देश में बहुसंख्यक आबादी को आसन्न खतरों का एहसास नहीं था। आज सूचना क्रांति का युग है मित्रों। हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है। उसे पता चल जाता है कि सीरिया में क्या हो रहा है, उसे मालूम हो जाता है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, उसे मालूम होता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उसे मालूम होता है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। आज से 25 साल पहले पता नहीं चलता था ग्रामीण आबादी को, जो टीवी जिसके पास अखबार नहीं पहुंचती थी या अखबार नहीं पढ़ पाते थे, उन लोगों को पता नहीं चलता था कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है। उसे पता नहीं चलता था कि केरल में क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, नहीं मालूम होता था लोगों को। आज इस सूचना क्रांति के युग में हर व्यक्ति के पास टेलीविजन है। 23 करोड़ घर में टेलीविजन है मित्रों। हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, गूगल करता है, न्यूज देखता है, वो शॉर्ट्स देखता है, यूट्यूब वीडियो देखता है। उसे जानकारी मिलती है कि बांग्लादेश में किन लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है।
कितने सहमत हैं बताइएगा। उम्मीद करते हैं आज न कल शायद कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास हो कि कांग्रेस ने ऐतिहासिक रूप से कहां गलतियां हुई है, किन कारणों से कांग्रेस पार्टी को 44 सीट से लेकर 99 के आंकड़े तक पहुंच पाई है मात्र 3 चुनाव में, 2014 44, 54 फिर 99। और ये 99 तब हुआ है मित्रों जो मैंने बताया कि केवल एक रेट्रिक चला कि दलित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान पर खतरा है, भाजपा उस संविधान को बदल सकती है, हिंदू राष्ट्र बना देगी, मनुवादी संविधान लागू कर देगी। और यह केवल तो संभव ही नहीं है, यह तो केवल अफवाह है, कुछ हो ही नहीं सकता। एक बात याद रखिए, भारत सेकुलर है, केवल इसलिए सेकुलर है मित्रों कि भारत हिंदू बहुल देश है। एक देश दुनिया में बताइए जहां मुस्लिम बहुल देश हो और जो सेकुलर हो, कहीं नहीं मिलेगा आपको, इतिहास नहीं, संभव ही नहीं है। उसके बावजूद अगर कुछ आपके पास है कहने को तो स्वागत है, केवल कुतर्क नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।